नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज सेट 2 लेके हम आए हैं। कल सेट 1 का 50 क्वेश्चन हमने करवा दिया। आज सेट 2 जिसमें 63वां बीपीएससी का 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने जोड़ा है और इसका टोटल विस्तृत हल हमने इस वीडियो में किया है। तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। एक रिक्वेस्ट है, जिसने जो भी मेरे भाई मेरे दोस्त अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, वो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हो, चाहे वो करंट के वीडियो हो, करंट अफेयर्स के, चाहे वो कोई एसएससी के लिए मैथ के वीडियो हो, या जो भी वीडियो हो, वो आप सबसे पहले देख सके और उससे अपने एग्जाम्स में लाभ उठा सके। तो चलिए 50 को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट ये हम लोग शुरू करते हैं। इसमें 40 प्लस जिसका आएगा वो काफ़ी अच्छा पढ़ाई में है और इसका जीके जीएस काफ़ी अच्छा है। और जिसका 30 से 40 के अंडर आ रहा है नंबर, वो समझे थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। और इस जिसका 30 बिलो है यानी 30 से नीचे है, वो बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसको। तो चलिए इस सेट को स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 2, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन है, इम्पेरियल कैडेट्स कैंडेट कॉपर्स की स्थापना किसने की थी? तो आपको हम बता दें, ये एक संस्था थी दोस्तों 1904 ईस्वी में। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था कि 17 से 20 वर्ष के जो भी युवा हैं उनके लिए शिक्षा को सुनिश्चित करना, और इसके तहत मुख्य कॉलेजों की स्थापना जो शहरों में की गई थी, जिसमें राजकोट था, लाहौर था और भी बहुत सारे जगह थे। तो जाहिर सी बात है, ये 1904 में इस संस्था की स्थापना हुई थी। तो 1904 में कौन थे? तो 1904 में लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक था। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1899 से 1905 ईस्वी तक। और इसके कार्यकाल में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हुए। जो पहला इम्पोर्टेंट चीज़ था, बंगाल का विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, इसी के कार्यकाल में। साथ में ही पंजाब भूमि हस्तांतरण नीति भी इसी के कार्यकाल में आया था। वो आया था 1900 ईस्वी में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो आया था वो 1900 ईस्वी में आया था। चलिए दोस्तों, और भी ले लेते हैं। लॉर्ड मिंटो क्या थे? तो आपको मालूम होगा 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो अधिनियम आया था, जिसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचन की व्याख्या की गई थी। तो लॉर्ड मिंटो हो गया। लॉर्ड कर्जन अभी हम बता ही दिए। लॉर्ड लिटन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लॉर्ड लिटन, इनके बारे में जान लीजिए। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल जो था 1876 से 80 ईस्वी तक था। 1876 से 80 ईस्वी था। और इनके कार्यकाल में भयानक अकाल आया था। नोट करते जाइएगा जो जो हम बोल रहे हैं। भयानक अकाल आया था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन्होंने पारित किया था, जिसके तहत प्रेस की स्वतंत्र, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसके काल में? लॉर्ड लिटन के काल में, 1878 में। ठीक है। और इन्होंने ही सिविल सेवा परीक्षा में 21 वर्ष की आयु को घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। लॉर्ड लिटन हो गया। लॉर्ड रिपन, नेक्स्ट क्या है? लॉर्ड रिपन। अब जस्ट लॉर्ड रिपन इन्हीं के बाद है। लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन है। 1880 से 84 तक ये थे। और इन्होंने जो क्या किया, सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लागू किए थे लॉर्ड लिटन, उसको ये क्या किए, हटा दिए। और साथ ही सेम 21 वर्ष से जो आयु आईसीएस की परीक्षा में 21 से 19 किया था लॉर्ड लिटन ने, और रिपन ने क्या किया, फिर 19 से 21 कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी कब? तो अभी आपको बताए थे कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में, लेकिन सभी में 1905 दिया है। तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। और इसका जो प्रभारी हुआ यानी लागू हो गया वो 16 अक्टूबर 1905, यानी जनरली
इसमें कन्फ्यूजन कर देते हैं दोस्तों। ये पूछ रहा है कब घोषणा की गई थी, तो घोषणा किया गया था 19 जुलाई 1905 में, लेकिन लागू किया गया कब, 16 अक्टूबर 1905। और यही 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा, शोक दिवस, पूरे बंगाल में शोक दिवस। इसी बंगाल विभाजन के बाद अंसुलिन समिति जो क्रांतिकारी संगठन था उसका स्थापना ढाका में हुआ। और भी बहुत कुछ है। 7 अगस्त 1905 को ये जो बी नंबर में दिया है, इस दिन स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ, स्वदेशी आंदोलन, जिसका जो स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल के टाउन हॉल में इस स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया। तो सबसे पहले समझते हैं कि कर्नल वायली जो है ये कौन थे। देखिए दोस्तों, कर्नल वायली जो थे एक भारतीय सेना का अवकाश प्राप्त अधिकारी था और यह लंदन में रहता था। और लंदन में रहने के साथ साथ ये भारतीय छात्रों की जासूसी भी करता था। तो उसी समय 20वीं सदी के प्रारंभ में मदन लाल धिगरी नाम के एक स्टूडेंट थे, और ये चूँकि उसी समय इंडियन हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मन ने लंदन में कर दी थी। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, इंडियन हाउस, इसकी स्थापना लंदन में कौन की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मन ने की थी। इसी में ये मदन लाल धिगारी रहते थे। और चूंकि ये कर्नल वायली जासूसी करता था सभी स्टूडेंट्स की, तो इसीलिए कर्नल वायली को गोली मार दिए कौन, मदन लाल धिगरी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसके चलते मदन लाल धिगरा को फांसी भी हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्चायुक्त, 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उच्चायुक्त के पद की इस अधिनियम के तहत इसका विकास हुआ यानी सृजन हुआ। तो याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919, इसको मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार, यानी इसको मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत व्यवस्था किया गया किस चीज़ का, तो भारत में एक उच्चायुक्त का पद को सृजन किया गया इसी के अधिनियम के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए। तो आपको बता दें, एकमात्र गोलमेज सम्मेलन द्वितीय में भाग लिए हैं और प्रथम और तृतीय में नहीं लिए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी एक से अधिक है प्रथम और तृतीय। आपको बता दें कि तृतीय में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था, तो 1930, 31, 32, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य और भीमराव अम्बेडकर तीनों में भाग लिया, मुस्लिम लीग के सदस्य भी तीनों में भाग लिए। लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस का मात्र एक द्वितीय सम्मेलन हुआ जो 1931 ईस्वी में हुआ, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, 1924 ईस्वी में कर्नाटक के बेलगांव में एक अधिवेशन हुआ था, उसी में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। एकमात्र यही आंसर होगा, 1924, कर्नाटक के बेलगाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से देखिए। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे, पैथिक लॉरेंस भी थे, स्टीफेन क्रिप्स भी थे और एवी अलेक्जेंडर भी थे, बेबेल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब बता दें कि जो पैथिक लॉरेंस थे यही इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, ठीक है, पैथिक लॉरेंस। और जो एवी अलेक्जेंडर थे ये नौसेना के अधिकारी थे, एवी अलेक्जेंडर। और क्रिप्स के बारे में आप तो जानते होंगे, क्रिप्स मिशन आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा। तो आपको बता दें कि नाउ और नेवर पैम्पलेट जो है चौधरी रहमत अली ने लिखा था। और यही एक पहला पैम्पलेट था जिसमें पाकिस्तान की मांग की गई थी।
और इसमें बोला गया था कि नाउ और नेवर, यानी अभी नहीं तो कभी नहीं। नाउ और नेवर का हिंदी होता है अभी नहीं तो कभी नहीं। और इसी के तहत पहली बार 1933 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग रहमत अली ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो आपको सभी को मालूम है कि राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेटी की सहायता से 1929 ईस्वी में सती को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। राजा राम मोहन राय के बारे में और आपको बता दें कि 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। कौन? राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा। समाज सुधारक थे, बहुत ही अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पंजाब भूमि, अभी देखिए आ गया वही क्वेश्चन। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब आया था? तो 1900 ईस्वी में आया था। कौन लाया था? तो लॉर्ड कर्जन। अभी हमने बताया था कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम लॉर्ड कर्जन ने 1900 ईस्वी में हुआ था। पहले ही क्वेश्चन में यहीं पे हमने लॉर्ड कर्जन में बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो राज्य विभाग की स्थापना पहले समझते हैं, ये राज्य विभाग है क्या? तो 1947 में एक अंतरिम सरकार में एक अलग नेटिव स्टेट की स्थापना हुई। आपको डेट बता दें, 27 जून को। 27 जून 1947 में ही अंतरिम जो सरकार थी उसमें अलग नेटिव स्टेट की स्थापना हुई, जिसको हम लोग राज्य विभाग कहते हैं। और इसके प्रमुख अब तो पहचान ही गए होंगे कौन होंगे इसके प्रमुख। तो इसके प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्होंने क्या किया? देशी रियासतों का एकीकरण किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने क्या किया? किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। कहाँ से? पटना से, याद रखिएगा, पटना से। और भी इन्होंने पत्रिका का प्रकाशन किया है, जैसे आपको एक दो का हम नाम बता दे रहे हैं। जैसे हुंकार अभी बता दिए, जनता, एक जनता है पत्रिका, इसकी भी इन्होंने पटना से ही प्रकाशन किया। ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे किसान आंदोलन के जनक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन के क्या थे? जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पटना में वर्ष 1913 में अंशुलीन समिति, अभी इसके बारे में जिक्र किए हैं कि जब बंगाल विभाजन लागू हुआ तो उस समय अंशुलीन समिति एक बैठाई गई जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी इससे जुड़े थे। तो अंशुलीन समिति यहाँ पे वो नहीं पूछ रहा, ये कह रहे पटना में एक शाखा का स्थापना किसने की थी? तो इस सच्चिदानंद सान्याल जो थे पटना में इसकी एक शाखा का स्थापना की थी। अंशुलीन जो समिति थी ये जो थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के मार्ग पे चलती थी। ठीक है। और 1913 ईस्वी में सचिंद्रनाथ सान्याल ने इसकी स्थापना पटना में किया था। तो चलिए आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कह रहा है वर्ष 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो मुंगेर में किसान सभा का गठन जो थे करने वाले श्री कृष्ण सिंह भी थे और मोहम्मद जुबैन भी। 1923 में मुंगेर में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैन दोनों थे। तो इसलिए इसका आंसर एक से अधिक यानी ई हो जाएगा। ई नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 15 नंबर कि 1934 में बनी सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। 1934 में ये बनी थी। और जयप्रकाश नारायण आपको बता दे कि ये छपरा जिले के सिताब दियारा में रहते थे और बहुत बड़े नेता ये बाद में बन के उभरे। तो जयप्रकाश नारायण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन चुने गए थे? तो बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य जो थे 36 व्यक्ति चुने गए थे, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे, एन सिन्हा भी थे। तो इसका आंसर ई नंबर हो जाएगा। टोटल 36 व्यक्ति याद रखिएगा चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो किए थे बिहार से वो थे मोहम्मद यूनिस। और इन्हीं के बाद श्री कृष्ण जो थे ये इसके नेतृत्व, ये जब त्याग पद दे दिए तो श्री कृष्ण सिंह इसके नेतृत्व करने लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार आपको बता दें पाकिस्तान का जन्मदाता जो था लॉर्ड मिंटो था। कौन था? लॉर्ड मिंटो। अब बता दें क्यों कि जब सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 में हुआ था, मार्लो मिंटो सुधार, उसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समझ रहे थे कि पाकिस्तान की मांग होगी, चूँकि यहीं पे पहले बोला गया था कि मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पटना लॉन की गांधी मैदान के रूप में, पटना लॉन गांधी मैदान जो है उसका पहले नाम क्या था? पटना लॉन था। कब इसका नाम बदल के गांधी मैदान रखा गया? तो आपको बता दें कि गांधी मैदान जो है गांधी मैदान जो है गांधी जी के डेथ के बाद यानी 1948 के बाद इसका नाम बदल के, पटना लॉन को नाम बदल के गांधी मैदान रखा गया। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं होगा, साइमन कमीशन नहीं होगा, चंपारण सत्याग्रह नहीं होगा, ये नहीं, ई नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में कल ही बताए थे कि फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, केटी तैलग और बदरुद्दीन तैयब जी सब थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई, एक से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ये सब ये सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो भी आयोग हुआ था वही सब का नाम है बम्बई। इसमें मद्रास महाजन सभा भी 1884 ईस्वी में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य रबर का उत्पादन, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में होता है। याद रखिएगा, रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में होता है। लेकिन यहीं पे अगर रबर नहीं देके कहता रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो रेशम का उत्पादन याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कर्नाटक करता है। कौन करता है? कर्नाटक। रबर हो गया केरल, इसका आंसर बी हो जाएगा। लेकिन कर्नाटक क्या करता है? कर्नाटक जो है रेशम का उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जोड़ता है, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो क्या जोड़ता है? राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है ये हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है। और ये याद रखिएगा ये भारत की सबसे बड़ा जल मार्ग है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा जल मार्ग राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है जो गंगा नदी पे है। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा जल मार्ग जो गंगा नदी पर है। और आपको बता दें इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय जिला, कह रहा है राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बता दें कि राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय जिला तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और भी आगे ऑप्शन ले लेते हैं। सोना जो है मध्य प्रदेश का यानी एमपी का पन्ना खान में होता है, पन्ना, याद रखिए एमपी का पन्ना खान। अबरक जो है आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। और लौ अयस्क जो है उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है, उड़ीसा छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? तो याद रखिएगा पुनपुन नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण जो है वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित होती है? तो याद रखिएगा CWG से। कोपेन जो एक सम्मेलन हुआ था, ये बता दें आपको, कोपेन एक सम्मेलन 1919 या 10 या 19 यही क्रम में हुआ था, जिसमें बिहार को CWG में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले कौन सी मिट्टी में अधिकांशतः पाई जाती है? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिला जो है नवीनतम जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे सबसे अधिक पाई जाती है। और ये एक आपको बता दें कि जो जलोढ़ मिट्टी है
वो बरसाती क्षेत्रों में, यानी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, और न्यूनतम जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, खादर। और प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को बांगर। ठीक है। अब आया काली मिट्टी के बारे में कुछ जान लीजिए। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है काली मिट्टी। और लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो इसमें उपस्थित लोहा और मैग्नीशियम के कारण इसका रंग लाल होता है। तो सभी के बारे में डिस्कस कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है, तो बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला पूर्णिया है। 27 का क्या हो जाएगा, डी। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला जो है पूर्णिया है, क्योंकि जूट उत्पादन के लिए उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जो पूर्णिया में ज़्यादातर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो त्रिवेणी नहर जो है बिहार के चंपारण जिले में गंडक नदी पर स्थित है और ये सिंचाई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और त्रिवेणी नहर की स्थापना 1909 ईस्वी में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। सिंचाई के दृष्टि से त्रिवेणी नहर प्रारंभ किया गया था 1909 में गंडक नदी पे, चंपारण जिले पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन कर रहा है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान जो है ये क्या है, पावापुरी में है। अच्छा, महावीर के से और भी क्वेश्चन आते हैं कि महावीर कौवे नंबर के तीर्थकर है, तो याद रखिएगा महावीर 24वें नंबर के तीर्थकर है। और वास्तविक तीर्थकर जैन धर्म का इन्हीं को कहा जाता है। और जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर जो संस्थापक थे जो थे ये ऋषभ देव थे, ऋषभ देव, याद रखिएगा ऋषभ देव। ठीक है। और एक और चीज़, जब महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वैशाली के कुंडग्राम जिले में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कैमूर पठार आपको बता दें सबसे ज़्यादा यहाँ पे चूना पत्थर होता है, तो कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है रोहतास जिला में पड़ता है, याद रखिएगा रोहतास जिला, इसीलिए इसको रोहतास पठार भी कहीं कहीं लिखा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे चूना पत्थर और बलुआ पत्थर भी बहुत ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्राइज क्रिस्टल होता है किस चीज़ का बना, तो याद रखिए घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। इसका रासायनिक सूत्र SiO2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन क्या होता है, तो ब्रोमीन एक लाल द्रव है जिसका परमाणु संख्या जो है क्या है, 17 है, यानी वर्ग 17 का सदस्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेल्डिंग में प्रयोग किए जाने वाला गैस कौन सा है, तो याद रखिएगा वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन नाम का गैस प्रयोग किया जाता है जिससे वेल्डिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैल्वेनाइज लौह पर किस चीज़ का परत चढ़ाई जाती है, तो आप सभी को मालूम होगा जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य सीमा क्या है, तो दृश्य यानी जो दिखने में बनता है उसका तरंगदैर्घ्य सीमा 3900 से 7600 एंगस्ट्रम होता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये इसको कहते हैं इंफ्रारेड, और अगर इससे कम होगा 3900 से कम होगा और 7600 से ज़्यादा होगा तो इंफ्रारेड, और 3900 से अगर कम हो जाएगा तो इसको कहते हैं पराबैंगनी तरंग, पराबैंगनी तरंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या है, तो याद रखिएगा सल्फोनेट है। कपड़े साफ करने वाले डिटर्जेंट जो है सल्फोनेट है। और एक और चीज़ यहाँ पर बता दें कि धोवन सोडा और खाने वाला सोडा खासकर क्वेश्चन में पूछता है, तो सोडियम अगर यहाँ पे सोडियम लिखा रहता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो खाने वाला सोडा होता है और धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। यानी याद कर सकते हैं कि बाइकार्बोनेट यानी खा के आदमी का बाई यानी अब भी हो गया, मिचल गया, मन मिचल गया, और उसका जस्ट विपरीत सोडियम कार्बोनेट जो है वो धोने वाला सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है उसमें क्या क्या होता है, तो गंधक और मैग्नीशियम दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यानी एक से अधिक। चलिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन होता है नीला थोथा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीला थोथा का रासायनिक रूप क्या है, तो नीला थोथा का रासायनिक रूप जो है वो कॉपर सल्फेट है, और इसका जो सूत्र होता है रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। CuSO4 5H2O कॉपर सल्फेट, जिसको नीला थोथा भी कहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक परमाणु एक केंद्र का धनावेश हिस्सा कहलाता है, तो आप सभी जानते हैं कि धनावेश हिस्सा प्रोटॉन कहलाता है, और ऋणावेश हिस्सा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। प्रोटॉन धनावेश, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है। और न्यूक्लियस जो है न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है। न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो एक ठोस के सीधा गैस बनना, यानी द्रव नहीं बनना, सीधा गैस बनना ऊर्ध्वापातन कहलाता है। संघनन क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस जो है डायरेक्ट किस में चेंज होता है, द्रव में चेंज होता है। और वाष्पन क्या है कि द्रव जो है डायरेक्ट किस में चेंज होगा, गैस में चेंज होगा, वो वाष्पन। और इसके जस्ट उल्टा गैस द्रव में चेंज होगा, उसको संघनन कहते हैं। और उबालना तो सब मालूम ही होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मानव तंत्र इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है, तो मानव तंत्र जो इंसुलिन है कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में एंटीबायोटिक कौन है, तो एंटीबायोटिक जो है पेप्सिन भी है, जिसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आविष्कार किया था पेप्सिन का। और पैरासीटामोल और सल्फाडाइजिन, ये तीनों है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसके सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है गेहूँ, जौ, चावल तीनों में होता है, लेकिन चूंकि पूछ रहा है कि सबसे अधिक किस में होते हैं, तो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट जो होता है चावल में होता है, और यही ऊर्जा देता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, सबसे अधिक ऊर्जा देता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, तो सबसे भारी धातु अभी तक प्राप्त सबसे भारी धातु है ऑस्मियम है, लेकिन ऑस्मियम इसमें नहीं दिया है, इसलिए प्लेटिनम हो जाएगा। आपको बता दें कि जिस धातु का घनत्व जितना अधिक होगा उसका वो उतना ही भारी होगा। तो ऑस्मियम जो होता है इसका घनत्व जो होता है 22.60 होता है, और प्लेटिनम का घनत्व 21 पॉइंट समथिंग होता है। और उसके बाद सोना आता है, ये 19 पॉइंट समथिंग होता है। तब पारा आता है, ये 13 पॉइंट समथिंग होता है। तो यहाँ पे चूंकि ऑस्मियम नहीं है तो प्लेटिनम। वैसे कौन सबसे भारी धातु होता है, तो ऑस्मियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है किस चीज़ का, तो स्टेनलेस स्टील जो है लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु है। इसको याद करने का तरीका बताते हैं। स्टील का है यानी लोहा उसमें होगा ही, और क्रोमियम ऑलरेडी रहता है इसमें, तो स्टील लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। टूटी हड्डियों की रक्षा के लिए पॉलिस्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है पॉलिस्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो पॉलिस्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से ही बनता है। आपको बता दें कि शरीर में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए पॉलिस्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह जिप्सम जो होता है इसका रासायनिक सूत्र बता दें, CaSO4 2H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसको जब हम 373 केल्विन पर जब ये गर्म किया जाता है तो ये क्या बन जाता है, पॉलिस्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। यानी CaSO4 2H2O को 373 केल्विन पे जब गर्म किया करते हैं तो क्या बनते हैं, पॉलिस्टर ऑफ पेरिस। और पॉलिस्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये भी याद रखिएगा इस
प्लिस्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका रासायनिक खुद सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। वहाँ पे 2H2O था, यहाँ हाफ H2O हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपको बता दें कि ये द्विबंध से जुड़े होंगे उसको एल्कीन कहते हैं। और ये तीनों का याद रख लीजिए फार्मूला। एल्केन जो होता है CnH2n+2 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है। और एक और एल्काइन होता है, ये होता है CnH2n-2। तो ये तीनों का कहीं कहीं फार्मूला ही डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सिरके का रासायनिक नाम, सभी को पता होगा सिरके का रासायनिक नाम क्या? एसिटिक अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार की बैटरी में किसका प्रयोग होता है? तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके कहाँ प्रयोग होता है? तो ये पाचन शक्ति में, इस पाचन शक्ति के लिए ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? भोजन को हमारे भोजन को पचाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर क्या निकलता है? तो सोडा वाटर का बोतल जब खोलते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो ये 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 63वें बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इसको हम टोटल डील किए। और अपने आई होप अपने सभी पेपर अपने साथ पेपर लेके बैठे होंगे और सभी को अच्छे से नोट किया होगा। नेक्स्ट सेट 3 जल्द ही कल आ जाएगा और साथ ही 1-2 दिन के अंदर ही हम करेंट अफेयर्स के 1 सप्ताह के अंदर जितने भी करेंट अफेयर्स हैं, चूँकि डेली पॉसिबल नहीं है हमारे लिए चूँकि हम जॉब करते हैं, तो 1 सप्ताह के अंदर करेंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं हर एक सप्ताह के अंदर हम एक वीडियो डालेंगे करेंट अफेयर्स के, जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस चैनल को। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।